अगली जो चीजें हमने डिस्कस करनी है वो हमने इस इक्वेशन से रिलेटेड करनी है कि ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल प्लस आई आर। सबसे पहली चीज इसमें स्टूडेंट्स मैं पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि शॉर्ट सर्किट के बारे में पूछा जाता है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट में स्टूडेंट्स करंट जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। इस इक्वेशन को एक और फॉर्म में भी लिखते हैं ताकि हमें और ज़्यादा आसानी हो कि ई एम एफ इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। अच्छा, अब जो है वो इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। पहला एमसीक्यू ये पूछा जाता है कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो हो गई है तो टर्मिनल पोटेंशियल कितना होगा? ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल इसमें से ये पूछा जाता है कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो गई है तो टर्मिनल पोटेंशियल कितना होगा? और तीसरा सवाल ये पूछा जाता है कि ओपन सर्किट, जिसका मतलब होता है R इज इक्वल टू इनफाइनाइट और I इज इक्वल टू जीरो, तो अगर ओपन सर्किट या अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गई है तो टर्मिनल पोटेंशियल कितना होगा? तो ये तीन सवाल हैं हमारे पास कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो हो गई है यानी कि शॉर्ट सर्किट हो गया है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो गई है तब टर्मिनल पोटेंशियल कितना होगा, और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गई है तो तब टर्मिनल पोटेंशियल कितना होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो टर्मिनल पोटेंशियल मेरे पास इक्वल होता है आई आर के। अगर आर जीरो हो गया है तो टर्मिनल पोटेंशियल भी कितना होगा? जीरो हो जाएगा। अगर मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो गई है तो देखें ईएमएफ इक्वल है मेरे पास वी टी प्लस आई आर के। अगर आर जीरो है तो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे। और तीसरी चीज है मेरे पास ओपन सर्किट के लिए, तो स्टूडेंट्स वी टी इक्वल होता है आई आर के। ओपन सर्किट में आई जो है वो जीरो हो जाता है तो टर्मिनल पोटेंशियल मेरे पास हो जाएगा जीरो। तो अगर मेरे पास शॉर्ट सर्किट हो या मेरे पास ओपन सर्किट हो तो दोनों में टर्मिनल पोटेंशियल कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। और अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो कर दूं तो टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ इक्वल हो जाते हैं। तो ये तीन एक एमसीक्यूज है जो मैं चाहता था कि आप लोगों को आते हो। तो ये हमारे इस चैप्टर के थोड़े से टॉपिक से एक और टॉपिक बल्कि रहता है, वो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं बैटरीज से रिलेटेड, बैटरीज के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। बल्कि इसको इस तरह से लिख देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कभी कभी आप लोगों के पास इस तरह की चीज आ जाती है कि आप लोगों को इस तरह से दो बैटरीज दी होती हैं, या इस तरह से दी होंगी या आप लोगों को इस तरह से दी होंगी। ठीक है, मैं कह देता हूं ये 10 है, 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 6 वोल्ट की बैटरी है। और इसमें से आपसे कोई भी सवाल किया जा सकता है। इसमें आपसे नेट पोटेंशियल का सवाल किया जा सकता है, नेट ईएमएफ का सवाल किया जा सकता है, इसमें आपसे पावर से रिलेटेड सवाल किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को नेट पोटेंशियल फाइंड करना आना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं पहले वाले में देखूं तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाली बैटरी है उसका करंट इस तरफ आ रहा है और जो राइट हैंड साइड वाली बैटरी है उसका इसके ऑपोजिट आ रहा है। तो अगर दोनों बैटरीज एक दूसरे को अपोज कर रही हो तो हमारे पास नेट ईएमएफ होता है हायर ईएमएफ माइनस लोअर ईएमएफ, जो कि इस केस में हो जाएगा 10 माइनस 6 और 4 वोल्ट्स। अब इस केस में देखें तो ये वाली बैटरी इस तरह सर्किट भेज रही है और ये वाली इस तरह, तो ये दोनों बैटरीज एक दूसरे को इन्फोर्स कर रही हैं। तो अगर इन्फोर्स कर रही हो तो फिर हमारे पास ईएमएफ इक्वल हो जाती है हायर प्लस लोअर, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 6 और ये हो जाएगा मेरे पास 16 वोल्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने देखना होता है कि
क्या हमारा आंसर होगा। तो आई होप कि ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। और ये हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म। अब हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के साथ।